हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर। तो मैं आपको ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर डिलीवर कर चुका हूं। आई होप कि आपने क्वेश्चन पेपर ट्राई किया होगा। तो जैसे कि आपको पता है कि जो क्वेश्चन पेपर होता है आपके दो सेक्शंस में होता है। सेक्शन फर्स्ट जो आपके लिए कंपलसरी होता है, तो उसमें आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, जबकि जो सेक्शन सेकंड होता है उसमें आपको 6 में से कोई 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। आपको क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए 2 आवर्स मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो सेक्शन 1 आपको पता है 40 मार्क्स का होता है और इसमें आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, इसका ए पार्ट है, डिफाइन द लीस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। एक इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट होता क्या है? तो आपको ऑलरेडी पता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट का क्या मतलब है। लीस्ट काउंट वो मिनिमम मेजरमेंट होता है, वो मिनिमम क्वांटिटी होती है जिसको आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हो। तो क्या लिखोगे? द मिनिमम मेजरमेंट which can be taken accurately with the help of an instrument is known as the least count of that instrument। कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट से आप मिनिमम कितना मेजरमेंट ले सकते हो एक्यूरेटली, उसी को हम क्या कहते हैं? उसका लीस्ट काउंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सेकंड पेंडुलम। तो सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होता है? तो इसका नाम ही सेकंड पेंडुलम है। तो सेकंड पेंडुलम की आपको ऑलरेडी डेफिनेशन पता है कि द पेंडुलम which has the time period of 2 seconds। तो इसका आंसर क्या होगा? 2 seconds। ध्यान रखना, इसका आंसर क्या होगा? 2 seconds। 1 second मत लिख लेना, इसका टाइम पीरियड होता है 2 seconds। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये 2 मार्क्स का आपके पास क्वेश्चन है। बी पार्ट है इसका, अ स्प्रिंग बैलेंस इज यूज टू फाइंड द वेट ऑफ ए बॉडी एक्स on the surface of the moon। The mass of the body x is 2 kg and its weight is recorded as 3.4 Newton। The weight of another body y recorded by the same balance is found to be 7.65 Newton। Calculate the mass of the body y। तो आपके लिए क्या गिवन है कि x का जो मास है वो 2 kg है। तो आपको पता है वेट का जो फॉर्मूला होता है W इक्वल टू क्या होता है? m इंटू जी। तो यहाँ से सबसे पहले आप g की वैल्यू कैलकुलेट करोगे। तो यहाँ से m इक्वल टू क्या हो जाएगा? m इक्वल टू W बाय जी। और आप ये कह सकते हो कि g की जो वैल्यू होगी g इक्वल टू क्या हो जाएगा? g इक्वल टू W बाय m। तो सबसे पहले यहाँ से आप g की वैल्यू कैलकुलेट करोगे फर्स्ट केस के लिए। तो क्योंकि यहाँ पे आपको पता है वेट कितना है, वेट दिया हुआ है आपके पास बॉडी का, दैट इज 3.4 न्यूटन, और मास दिया हुआ उसका 2 kg। तो मून पे जो g की वैल्यू होगी g इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया W बाय m। तो g इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3.4 डिवाइडेड बाय 2, और इसकी वैल्यू कितनी आती है? 1.7। तो यहाँ पे यूनिट क्या है? केजी में है, न्यूटन में है। तो जी की वैल्यू आपको पता है किसमें होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आई होप कि आपको इतना क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और अब फाइनली आपको क्या पूछा गया है? अब आपको पूछा गया कैलकुलेट द मास ऑफ द बॉडी वाई। वाई का आपको मास कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए मैंने आपको क्या बताया? m का आप फॉर्मूला यूज करोगे, m इक्वल टू क्या होता है? W बाई जी। तो W क्या हो जाएगा इसके लिए? तो वेट आप इसका कितना दिया हुआ है? 7.65। जी की वैल्यू तो कभी भी चेंज नहीं होगी किसी भी प्लेनेट पे, वो कांस्टेंट रहेगी। और जी की वैल्यू अभी आपने कैलकुलेट की, दैट इज 1.7। तो यहाँ से आंसर आपको मिल जाएगा, दैट इज 4.5 kg। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो यही आपको कैलकुलेट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, स्टेट 2 डिफरेंसेस बिटवीन मास एंड वेट। तो अभी सेम क्वेश्चन है आपके पास, मास और वेट के बीच में आपको 2 डिफरेंसेस पता करने हैं, 2 डिफरेंसेस बताने हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस जो है, मास क्या बताता है? द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी। किसी भी बॉडी का जो मास होता है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? कि उस बॉडी में मैटर की क्वांटिटी कितनी है। जबकि वेट क्या है? वेट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द बॉडी। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन अ बॉडी इज नोन एज द वेट ऑफ द बॉडी। दूसरी चीज, मास की जो यूनिट होती है, मास की जो एसआई यूनिट होती है, दैट इज केजी। SI यूनिट ऑफ मास इज केजी, while the SI यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन। वेट की SI यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। इसके अलावा आप और भी डिफरेंस लिख सकते हो अगर आप चाहो तो, कि जो मास होता है, मास ऑफ अ बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट एवरीवेयर। आप किसी भी बॉडी को कहीं भी लेकर जाओ, एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पे लेके जाओ, उसका मास कभी भी चेंज नहीं होने वाला है। while the weight of the body
डिपेंड्स ऑन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जो वेट होगा इट चेंजेस फ्रॉम अ प्लैनेट टू अदर, एक प्लैनेट पे कुछ और होगा, अर्थ पे जो वेट होता है वो कुछ और होता है, जो मून पे अगर आप किसी बॉडी को लेके जाओगे उसका जो वेट होगा वो कम हो जाएगा, लेकिन उसका मास हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो आई होप कि आपको ये डिफरेंसेस समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट है आपके पास टू पेंडुलम्स P and Q हैव इक्वल लेंथ्स बट देयर बॉब्स वे 10 GF एंड 20 GF रिस्पेक्टिवली, कंपेयर देयर टाइम पीरियड्स। तो उनके टाइम पीरियड्स पे क्या फर्क पड़ेगा, मीन्स उनके टाइम पीरियड में क्या रिलेशन होगा। तो चलिए देखते हैं कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है। तो टाइम पीरियड का आपको फॉर्मूला ऑलरेडी पता है, T इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई रूट L/G। तो इतना आपको फॉर्मूला याद होगा, ये होता है टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। L होता है लेंथ, जो पेंडुलम की लेंथ होती है। तो P और Q दोनों की लेंथ क्या दिया हुआ है, सेम दी हुई है यहाँ पे, और G इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा अर्थ पे। तो इसका मतलब क्योंकि दोनों के लिए L और G की वैल्यू सेम है, 2 पाई तो हमेशा कांस्टेंट ही होता है, तो टाइम पीरियड भी क्या होगा, क्योंकि सब कुछ सेम आ रहा है दोनों के लिए, तो टाइम पीरियड भी क्या होगा, दोनों के लिए सेम होगा। तो क्या लिखोगे आप आंसर, बोथ हैव सेम टाइम पीरियड। तो आप इतना ध्यान रखिए कि जो वेट होता है बॉब का उस पर डिपेंड नहीं करता है टाइम पीरियड, इट इज फ्री फ्रॉम द वेट ऑफ द बॉब, तो वेट पे डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट है आपके पास गिव अ रीजन फॉर योर आंसर। तो मैं आंसर का रीजन आपको पहले ही बता चुका हूं कि बोथ हैव सेम टाइम पीरियड, एंड व्हाट इज द रीजन, बिकॉज द टाइम पीरियड ऑफ अ सेकंड पेंडुलम डिपेंड्स ऑन द लेंथ एंड नॉट द वेट ऑफ द बॉब। लेंथ पे डिपेंड करता है न कि वेट पे। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, और क्योंकि दोनों की लेंथ सेम है तो दोनों का टाइम पीरियड भी सेम हो जाएगा, चाहे उनका वेट कुछ भी हो। नेक्स्ट है आपके पास व्हाई डू वी नीड टू रन अ सर्टेन डिस्टेंस बिफोर गेटिंग इनटू अ मूविंग बस। तो आपने लॉ ऑफ इनर्शिया तो पढ़ा ही होगा कि जो बस होती है, बिकॉज बस इज इन मोशन, सो इफ यू वांट टू कैच द बस यू आल्सो हैव टू बी इन द मोशन। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले दौड़ना पड़ेगा सो दैट यू कैन बी इन द मोशन। तो इस तरीके से आप बस को कैच कर सकते हो। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है आपके पास कॉपी द डायग्राम बिलो एंड क्लियरली मार्क द डायरेक्शन ऑफ द फोर्सेज दैट एक्ट ऑन इट एंड नेम द फोर्सेज। तो आपको बताना है कि कौन कौन से फोर्सेज यहाँ पे लग रहे हैं। तो आपको ध्यान देना है, यहाँ पे देखिए आपने क्या किया है, एक थ्रेड है उस पे आपने क्या किया है, एक बॉब को लटकाया है। तो सबसे पहले जो बॉब का वेट होगा, लेट अस से बॉब का जो मास है वो क्या है, m है, जो बॉब का वेट होगा दैट इज mg। mg हमेशा किस तरफ लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा। नीचे की तरफ क्यों लगेगा, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है दैट इज डाउनवर्ड्स। तो आपको यही शो करना है कि जो फोर्स होगा ग्रेविटेशनल फोर्स वो कौन सा लगेगा, वो कहाँ लगेगा, वो नीचे की तरफ लगेगा। दूसरा क्या होगा, जो ये वायर है इस वायर पे क्या लगेगा, टेंशन का फोर्स लगेगा। तो टेंशन की डायरेक्शन किधर को होगी, ऊपर को। तो इसको आप T से डिनोट कर सकते हो। तो दिस इज कॉल्ड फोर्स ऑफ टेंशन। तो आपने नाम भी रखना है इनका। और क्योंकि आपको पता है ये जो टेंशन और वेट होगा, टेंशन किस लिए लगता है वायर पे, ताकि वो इस वेट को काउंटर कर सके, इस mg को काउंटर कर सके। तो इसलिए दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। टेंशन ऊपर की तरफ होगा और वेट नीचे की तरफ होगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो mg जो है दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स और T जो है दैट इज टेंशन ऑन द वायर। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ आई ट्रेवल फ्रॉम मुंबई टू पुणे 150 किलोमीटर इन 2.5 hours वाया द एक्सप्रेस हाईवे एंड रिटर्न टू मुंबई वाया ओल्ड हाईवे, जो कि है 180 किलोमीटर इन 3.5 hours, कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग द एंटायर जर्नी। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपके पास। फॉर्मूला क्या होता है आपके पास एवरेज वेलोसिटी का, एवरेज वेलोसिटी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एवरेज वेलोसिटी AV। तो आप पूरा लिखिए, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, क्या हो जाएगा आपके पास, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय, ध्यान रखिए, टोटल टाइम। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। आप 150 किलोमीटर मान लेते हैं, या आप मुंबई है, मुंबई से आप पुणे गए किसी डिस्टेंस से, राइट, और फिर पुणे से किसी दूसरे रास्ते वापस मुंबई आए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ आपका, दैट इज 0। टाइम आपने चाहे जितना भी लिया हो, तो आपकी एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पे 0 हो जाएगी। तो इसका आप ध्यान देना कि एवरेज वेलोसिटी 0। हाँ, यहाँ पे अगर एवरेज स्पीड होती तो एवरेज स्पीड में क्या करते, टोटल डिस्टेंस ऐड कर देते, 150 प्लस 180 तो डिवाइडेड बाय 2.5 प्लस 3.5, तो तब आपकी
कोई एवरेज स्पीड आती है, एवरेज स्पीड की कोई वैल्यू आती है, लेकिन एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी यहाँ पे, जीरो हो जाएगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है यहाँ पे, जीरो है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, डिफाइन रिटार्डेशन एंड गिव एन एग्जांपल ऑफ ए बॉडी हैविंग दिस मोशन। तो रिटार्डेशन को आप डिफाइन कर सकते हो, द रेट बाय विच द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी डिक्रीजेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन में क्या होता है, जिस रेट से किसी भी बॉडी की वेलोसिटी होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको हम क्या कहते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं। इसका एग्जांपल क्या है कि जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं, व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड ऑन अ कार या कोई भी आपके पास व्हीकल है, तो क्या होता है, उसका रिटार्डेशन होता है, उसकी स्पीड धीरे धीरे कम होने लगती है और एक टाइम आता है वो रुक जाती है। सो ये एक एग्जांपल हो गया रिटार्डेशन का। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कॉपी द डायग्राम एंड कंप्लीट द पाथ ऑफ द रेज ए एंड बी। तो यहाँ पे आपको रे ए दिख रही है और रे बी दिख रही है। तो आपको रूल्स पता होने चाहिए, ये कौन सा आपके पास मिरर है, ये आपके पास है कॉनकेव मिरर। आपको पता है कि अगर ये जो लाइन आपको दिख रही है, दिस लाइन, ये लाइन क्या है आपकी, प्रिंसिपल एक्सिस है, राइट। तो आपको पता है अगर कोई भी लाइट रे, ए दिख रही है आपको, ए क्या जा रही है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो कोई भी लाइट रे अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती है तो रिफ्लेक्ट कहाँ से होती है, इट रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम फोकस। तो रिफ्लेक्ट होकर किधर जाएगी, इधर जाएगी। तो इसका पाथ हो गया कंप्लीट। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है रे बी। रे बी कहाँ से होते हुए जा रही है, रे बी जा रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए। ये आपको दिख रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जा रही है। और आपको पता है कोई भी लाइट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जाती है तो वहीं से वापस क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो उसका पाथ क्या हो जाएगा, वापस उसी पाथ पे चली जाएगी। तो ये भी कंप्लीट हो गया। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से इस पाथ को आपको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, स्टेट द पर्पस ऑफ यूजिंग फॉलोइंग इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में अमीटर को यूज करने का पर्पस क्या होता है। अमीटर इज यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ करंट। किसी भी सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, अमीटर यूज करते हैं। तो ये आपको पता है। देन सेकंड इज रियोस्टेट। तो रियोस्टेट किसके लिए यूज होता है, तो आप कह सकते हो रियोस्टेट इज यूज टू चेंज द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। सर्किट के रेजिस्टेंस को आप वेरी कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, सो दैट यू कैन कंट्रोल द करंट, ताकि आप कंट्रोल कर सकते हो करंट को। तो इसलिए हम क्या करते हैं, रियोस्टेट को यूज करते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 3। अ साउंड वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज एंड वेवलेंथ 0.66 मीटर इज ट्रेवलिंग इन अ मीडियम। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द वेव इन द मीडियम। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन आपके पास आया है। तो आपको क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी है। फ्रीक्वेंसी को आप किस चीज से डिनोट करते हो, फ्रीक्वेंसी को आप डिनोट करते हो न्यू से। तो न्यू कितना दिया हुआ है आपको, न्यू दिया हुआ है आपको 500 हर्ट्ज। इसको आप प्रॉपर्ली लिखिए एग्जाम में, मैं बस आपको समझा रहा हूं अभी। और दूसरा दिया वेवलेंथ, वेवलेंथ इज लैम्डा। लैम्डा आपको कितना दिया हुआ है, 0.66 मीटर। आप यहाँ पे यूनिट का भी ध्यान रखोगे कि ऐसा यूनिट में है या नहीं है। फॉर्मूला आपको पता है, v वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, न्यू इंटू लैम्डा। तो आप कह सकते हो v इक्वल टू न्यू 500 हर्ट्ज। और लैम्डा कितना दिया आपको, न्यू की वैल्यू 500 हर्ट्ज और लैम्डा 0.66 मीटर। तो आप यहाँ से वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हो। v इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करना बहुत डिफिकल्ट तो होगा नहीं आपके लिए। तो दैट इज इक्वल टू 330 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 330 मीटर पर सेकेंड। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, साउंड वेव्स A एंड B आर ट्रेवलिंग इन 2 डिफरेंट मीडिया। तो A और B दो अलग अलग साउंड वेव्स हैं और दो अलग अलग मीडियम में ट्रेवल कर रही हैं। फाइंड विच वेव विल ट्रेवलिंग फास्टर व्हेन A इज ट्रेवलिंग इन वाटर एंड B इज ट्रेवलिंग इन कार्बन डाइऑक्साइड। तो कौन सी वेव फास्टर ट्रेवल करेगी, तो आपको ऑलरेडी पता है वाटर एक लिक्विड में कर रही है और बी वेव है ये कार्बन डाइऑक्साइड में ट्रेवल कर रही है। तो आपको पता है वाटर में जो स्पीड होगी साउंड वेव की वो ज्यादा होगी और कार्बन डाइऑक्साइड में कम होगी। तो आप क्या कह सकते हो कि फर्स्ट केस में क्या हो जाएगा, ए इज ट्रेवलिंग फास्टर देन बी। ए की जो स्पीड होगी वो बी से ज्यादा होगी। सेकंड आपके पास ए इज ट्रेवलिंग इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड बी इज ट्रेवलिंग इन हाइड्रोजन। तो यहां पे देखिए दोनों क्या है, गैसेस हैं। कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है, गैस है और हाइड्रोजन भी एक गैस है। तो यहाँ पे अगर दोनों गैसियस मीडियम है तो
किस चीज पे डिपेंड करती है? स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करती है डेंसिटी पे। ध्यान रखना, स्पीड ऑफ साउंड जो होगी, स्पीड ऑफ साउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। ध्यान रखना, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। और आपको पता है, अगर हम गैसेस की बात करें तो हाइड्रोजन की जो डेंसिटी होती है, आपको पता होगा, हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट गैस। इसका मतलब क्या हुआ? हाइड्रोजन की डेंसिटी क्या है? सबसे कम है। तो गैस की डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी, स्पीड क्या होगी? उतनी कम होगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हाइड्रोजन में जो वेव होगी वो कौन सी वेव है? दैट इज बी। तो क्या कहोगे आप यहाँ पे? कौन सी वेव ट्रेवल करेगी फास्टर? द वेव बी विल ट्रेवल फास्टर। फर्स्ट केस में ए फास्ट ट्रेवल कर रही थी और सेकंड केस में बी फास्ट ट्रेवल कर रही है। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अ बॉडी इज कंप्लीटली इमर्स्ड इन अ फ्लूइड। किसी भी बॉडी को आपने कंप्लीटली इमर्स किया है फ्लूइड में। स्टेट टू फैक्टर्स ऑन विच द अपथ्रस्ट एक्टिंग ऑन द बॉडी डिपेंड। तो आपको ऑलरेडी पता है ये चीज कि कौन से फैक्टर्स पे अपथ्रस्ट डिपेंड करता है। किसी भी बॉडी पे जो एक्टिंग अपथ्रस्ट होता है वो कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो आपको पता है अपथ्रस्ट का जो फॉर्मूला होता है, अपथ्रस्ट इक्वल टू क्या होता है? आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, अपथ्रस्ट इक्वल टू होता है रो इंटू वी इंटू जी। तो किस किस चीज पे डिपेंड करता है? रो, दैट इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। ध्यान रखिए, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड पे डिपेंड करता है। v इज द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। तो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है? कंप्लीटली इमर्स लिखा हुआ है, तो इसका मतलब कितना डिस्प्लेस करेगा वो वॉल्यूम? जितना उस बॉडी का वॉल्यूम होगा। तो यहाँ पे कौन कौन से दो फैक्टर्स हो गए? दैट इज, पहला क्या हो गया? डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, जिस फ्लूइड में आपने इमर्स किया हुआ है, एंड सेकंड इज द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। बॉडी का जितना वॉल्यूम होगा, क्योंकि वो जितना उसका वॉल्यूम होगा, क्योंकि वो कंप्लीटली इमर्स है, तो उतना ही वॉल्यूम लिक्विड का भी डिस्प्लेस करेगा। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। बहुत सा सिंपल सा क्वेश्चन था आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, ए एंड बी आर टू मेटल स्पेयर्स विच आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ अ मेटल। तो ए और बी आप देख सकते हो, ये ए है और ये बी है, राइट। तो ए और बी दो मेटल स्फेयर्स हैं जिनको आपने कनेक्ट किया है एक मेटल वायर से। आगे क्या लिखा है? स्टेट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ईच केस। दोनों केसेस में इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की डायरेक्शन आपको बतानी है। तो ध्यान रखिए, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा किस तरफ मूव करेंगे? नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो यहाँ पे जहां पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा उस तरफ से दूसरी तरफ मूव करेंगे। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा तो ज्यादा चार्ज, ज्यादा नेगेटिव जहां से होगा ज्यादा से कम की तरफ मूव करेंगे। तो यहाँ पे डायरेक्शन किधर को जाएगी? ए टू बी। लेकिन यहाँ पे इधर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। तो कहां से कहां करेंगे? बी टू ए, नेगेटिव चार्ज से दूर और पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन है। और लास्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, व्हाई डू वी यूज अ कॉन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू मिरर। कॉन्वेक्स मिरर को हम एज अ रियर व्यू मिरर क्यों यूज करते हैं? तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था क्यों यूज करते हैं। द फर्स्ट थिंग इज कि जो इमेज फॉर्म होती है इसमें, आपको पता है इमेज कैसे फॉर्म होती है? वर्चुअल और इरेक्ट फॉर्म होती है। तो इरेक्ट इमेज, सीधी इमेज इसमें फॉर्म होती है, तो इसलिए आप कॉन्वेक्स मिरर को यूज करते हो। द सेकंड थिंग इज द व्यू जो होता है इसमें, दैट इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू प्लेन मिरर, क्योंकि इसका शेप कैसा होता है? इस तरीके का होता है। तो इससे आप इधर उधर बहुत जगह देख सकते हो। तो व्यू जो होता है वो काफी लार्ज होता है एज कंपेयर टू प्लेन मिरर। तो इस वजह से हम कॉन्वेक्स मिरर को यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 4, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट वन अनदर, व्हाई। तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की ये क्या होती है? एक प्रॉपर्टी होती है कि वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? द टेंजेंट टू द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट। तो मान लेते हैं क्या, एक मैग्नेटिक लाइन है और यहाँ पे इफ टू मैग्नेटिक लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर मान लेते हैं दूसरी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है ये शो कर रही है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है और ये शो कर रही है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है। तो आप बताइए क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड की एक ही पॉइंट पे दो दो डायरेक्शन है? ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या कहोगे? इफ द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट वन अनदर, इट मीन्स at the point of intersection there are two directions of magnetic field which is not possible. So therefore the
इंटरसेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इज नॉट पॉसिबल। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, ये मैं आपको ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ। दूसरा क्वेश्चन आपके पास है, व्हाई डज अ मैग्नेट सस्पेंडेड फ्रीली फ्रॉम इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, CG मीन्स होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ऑलवेज कम टू रेस्ट अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ऑन द अर्थ। तो ये हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही क्यों आता है, तो ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। बिकॉज आपको पता है जो अर्थ होती है, अर्थ भी क्या करती है, एक मैग्नेट की तरफ बिहेव करती है। तो जो जियोग्राफिक नॉर्थ होता है, अर्थ को अगर मैं एक मैग्नेट की तरफ मानूं, तो जो जियोग्राफिक नॉर्थ होता है उस तरफ अर्थ का क्या होता है, साउथ पोल होता है अर्थ के मैग्नेट का, और जो जियोग्राफिक साउथ होता है उस तरफ अर्थ के मैग्नेट का नॉर्थ पोल होता है। तो अगर आप किसी भी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करोगे तो वो क्या होगा, क्योंकि आपको पता है उस मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल होगा वो अर्थ का जो मैग्नेट है उसके साउथ पोल की तरफ अट्रैक्ट होगा, और इसका साउथ पोल अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ अट्रैक्ट होगा, और इसीलिए हमेशा नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में ही अलाइन हो जाएगा, आप चाहे उसको कैसे में भी सस्पेंड करो। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपके पास है, हीट और टेम्परेचर के बीच में आपको दो डिफरेंसेस लिखना है। तो हीट, सबसे पहले हीट क्या है, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट क्या है, एक एनर्जी की फॉर्म है। वाइल टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। कोई भी बॉडी कितनी हॉट है या कितनी कोल्ड है वो हमको किससे पता चलता है, उसके टेम्परेचर से। दूसरी चीज, यूनिट ऑफ हीट, हीट की जो SI यूनिट है दैट इज जूल, हीट की SI यूनिट है जूल। द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर वो क्या है, दैट इज केल्विन। तो ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हो गए। अगला क्वेश्चन आपके पास है, नेम एंड स्टेट द प्रिंसिपल ऑन विच हाइड्रोलिक ब्रेक्स ऑफ अ कार वर्क। तो आपको ऑलरेडी पता होगा, चाहे वो हाइड्रोलिक ब्रेक्स होते हैं या फिर कोई भी हाइड्रोलिक मशीन होती है, तो कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करती है, दैट इज पास्कल्स लॉ। उसका नाम क्या है, पास्कल्स लॉ। तो इतना ध्यान रखिए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, पास्कल्स लॉ। अब ये पास्कल्स लॉ क्या कहता है, says that the pressure exerted anywhere in a liquid is transmitted equally in all the direction throughout the liquid। तो आपने किसी भी लिक्विड में अगर कहीं पे भी प्रेशर एक्सर्ट किया है तो ये प्रेशर पूरे लिक्विड में क्या होगा, इक्वली ट्रांसमिट होगा हर डायरेक्शन में। तो ये है पास्कल्स लॉ, और इसी पे आपके हाइड्रोलिक ब्रेक्स वर्क करते हैं। जितने भी मशीन्स बताए थे, जितने भी हाइड्रोलिक मशीन्स मैंने आपको बताई थी, वो सब इसी पे वर्क करती हैं। अब आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे इसके, ये है, इन विंटर्स वाटर स्टार्ट्स फ्रीजिंग फ्रॉम द सरफेस। ऐसा क्यों होता है कि विंटर्स के टाइम पे जो वाटर होता है वो सरफेस से फ्रीज होना स्टार्ट होता है। तो मान लेते हैं कोई भी वाटर है, मान लेते हैं एक लेक है, ये इसकी सरफेस है। तो आपको ऑलरेडी पता है कि नीचे ये लिक्विड ही रहता है और ऊपर जो सरफेस होती है वो फ्रीज होना शुरू हो जाती है पहले, और धीरे धीरे ये तब फ्रीज होना शुरू होगा, नीचे से फ्रीज नहीं होता है। तो ये क्यों होता है, बिकॉज आपको पता है द डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस एज कंपेयर टू द डेंसिटी ऑफ लिक्विड वाटर। वाटर से कम डेंसिटी होती है आइस की, तो इसीलिए जब ये फ्रीज होगा तो आइस क्या होगी, ऊपर ही आएगी, नीचे तो रहेगी नहीं, क्योंकि डेंसिटी आइस की क्या होती है, कम होती है, और इसी वजह से ये ऊपर से फ्रीज होना शुरू होता है, न कि नीचे से। अब हम आ जाते हैं सेक्शन 2 पे। तो सेक्शन 2 पे आपके पास 4 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, 6 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो आप 2 क्वेश्चन छोड़ सकते हो, तो आपको केवल 4 क्वेश्चन इनमें से करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम स्टार्ट करते हैं। पहला है आपके पास, अ ट्रेन इज मूविंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। It is brought to rest by applying the brakes which produces a uniform retardation of 0.5 meter per second. Calculate the velocity of the train after 10 seconds. और दूसरा आपको क्या कैलकुलेट करना है, if the mass of the train is 20,000 kg, मास पे ध्यान दीजिए, that is 20,000 kg, then calculate the force required to stop the train। कितना फोर्स आपको लगाना पड़ेगा ट्रेन को रोकने के लिए। तो सबसे पहले क्या है, जो ट्रेन है उसकी वेलोसिटी कितनी है, 25 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए ये इनिशियल वेलोसिटी है इसकी, तो इनिशियल वेलोसिटी को आप किस चीज से डिनोट करते हो, u से डिनोट करते हो। तो u इक्वल टू कितना है, 25 मीटर पर सेकेंड। इसके अलावा और देख लीजिए आपको क्या क्या गिवन है, इसके अलावा आपको गिवन है रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन मतलब a आपको गिवन है, रिटार्डेशन होता है तो a की वैल्यू हम निगेटिव लेते हैं, -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
राइट, आपको ये दिया हुआ है। अब आपको फर्स्ट पार्ट करना है कि जब आपको टाइम 10 सेकंड दिया हुआ है तो उस केस में वेलोसिटी क्या होती है। फर्स्ट पार्ट में आपको दिया हुआ है टाइम कितना दिया हुआ है, टी इक्वल टू आपको बोला गया है 10 सेकंड, 10 सेकंड्स का आपको टाइम दिया हुआ है। तो आप फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, v इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से u देख लेते हैं कितना दिया हुआ है आपको, u की वैल्यू है 25 और a की वैल्यू है माइनस 0.5। तो ये वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पे, तो u लिखेंगे 25 प्लस a की वैल्यू है माइनस 0.5 इंटू टी, टाइम कितना दिया हुआ है आपको 10 सेकेंड्स। तो ये हो गया आपका 25 माइनस 5 और ये आपका आंसर आ रहा है 20 मीटर पर सेकेंड। तो आपकी जो स्पीड हो जाएगी, आपकी स्पीड क्या होगी 20 मीटर पर सेकेंड। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। सेकेंड पार्ट में, इफ द मास ऑफ ट्रेन इज 20,000 kg, कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप द ट्रेन। तो आपको पता है फोर्स कितना लगेगा ट्रेन को रोकने के लिए। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, सेकेंड पार्ट हम इसका करते हैं। तो फोर्स का आपको ऑलरेडी फॉर्मूला पता है, F इक्वल टू क्या होता है, F इक्वल टू m इंटू ए। तो m मास कितना दिया हुआ है, दैट इज 20,000 kg, 20,000 kg और a कितना है आपके पास माइनस 0.5। तो माइनस इसलिए क्योंकि आपको अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ रहा है। तो दैट विल बी इक्वल टू 10,000 न्यूटन। तो कितना फोर्स लगेगा आपको, माइनस 10,000 न्यूटन। माइनस इसलिए आ रहा है, ध्यान रखिए माइनस का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है यहाँ पे, माइनस सिर्फ इसलिए आ रहा है बिकॉज यू हैव टू स्टॉप द ट्रेन, यू हैव टू अप्लाई द फोर्स अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ट्रेन। तो इसीलिए क्योंकि आपको अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ रहा है, इसीलिए ये नेगेटिव आ रहा है, इसका कोई खास सिग्निफिकेंस नहीं है। तो आप आंसर क्या लिखोगे, अ फोर्स ऑफ 10,000 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप द ट्रेन। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसको आप न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहते हो, ये क्या कहता है, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज। मान लेते हैं यहाँ पे एक बॉडी है जिसका मास क्या है m1 है, और यहाँ पे दूसरी बॉडी है जिसका मास है m2, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, मान लेते हैं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है r। तो व्हाट डज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से, इट स्टेट्स दैट द force of gravitation between two bodies is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them। तो ये तो हो गया इसकी स्टेटमेंट। अब ये दूसरा पार्ट कह रहा है एक्सप्रेस इट इन मैथमेटिकल फॉर्म। मैथमेटिकल फॉर्म में आपको एक्सप्रेस करना है। तो ये क्या कहता है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, राइट। और आप इसको भी ये कह सकते हो, और दूसरा क्या कहता है, क्योंकि m1 m2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ मासेस क्या हो जाएगा m1 इंटू m2, एंड f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। तो आप इसको कंबाइन करके लिख सकते हो कि f इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, m1 m2 बाय r स्क्वायर। फिर आप लिख सकते हो f इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है आपका g m1 m2 बाय r स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल फॉर्मूला हो जाता है। तो ये इसका सेकंड पार्ट हो गया। और थर्ड कहता है स्टेट द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। वो कौन है, जी की वैल्यू आपको लिखनी है। तो जी वो भी किसमें, SI यूनिट में। तो जी की वैल्यू क्या होती है, आपको याद होगी, दैट इज 6.67 इंटू 10⁻⁻11, और यूनिट आपको ऑलरेडी पता है क्योंकि जी की वैल्यू आप r स्क्वायर और m1 m2 को उधर लेके जाओगे, तो जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, FR स्क्वायर बाय m1 m2। तो यहां से यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो ये चीज ध्यान रखना, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो ये है आपका थर्ड पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, यूजिंग द फॉलोइंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ के क्वेश्चन इस साल आपके पास आएंगे नहीं, बट फिर भी नेक्स्ट ईयर के लिए आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो क्या कहता है, यूजिंग द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ड्यूरिंग विच टाइम इंटरवल द बॉडी मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी। कौन से टाइम में वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो देखिए वेलोसिटी इधर को बता रहा है और
इधर को क्या है आपके पास, टाइम है, 0 से लेके और यहाँ तक, कहाँ तक, 3 सेकंड तक, यहाँ तक तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, और फिर 5 सेकंड से लेके 7 सेकंड तक फिर से वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्योंकि यहाँ पे सेम नहीं है वेलोसिटी। तो क्या लिखोगे, फ्रॉम 0 to 3 seconds and 5 to 7 seconds द वेलोसिटी इज वेरिएबल। तो पहले का आंसर आपको मिल गया। सेकंड क्या हो जाएगा, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग द इंटरवल 3 to 5 सेकंड। अब ये है आपका 3 और 5 सेकंड के बीच में, आप देख सकते हो हियर वी हैव कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। इसका मतलब अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वेलोसिटी तो चेंज ही नहीं हो रही है, चेंज क्या है वेलोसिटी में, 0 है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन लास्ट 4 सेकंड्स ऑफ इट्स मोशन। जो लास्ट 4 सेकंड्स है उसमें डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो लास्ट 4 सेकंड्स मतलब 3 से लेके आपको कहां तक बताना है, 7 तक का बताना है। तो आपको ये एरिया निकालना पड़ेगा। आपको पता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एरिया निकलता है दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे आप डिस्प्लेसमेंट क्या मान लेते हैं, इसको आप पॉइंट ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए और इसको डी मान लीजिए। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को किससे डिनोट करते हैं हम, एस। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। कौन सा ट्रेपेजियम है ये, ABCD, ABCD। और इसका फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, हाफ ऑफ, क्योंकि ट्रेपेजियम है ये पैरेलल साइड हो गई, तो हाइट कितनी है इसकी, AD, हाफ इंटू AD इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड कौन कौन सी है, AB प्लस साथ में BC। तो ये इसका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा AB प्लस BC। तो यहां से आप S का जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, दैट इज हाफ इंटू AD की जो वैल्यू है, AD की वैल्यू आपको यहां से मिल जाएगी, दैट इज 15। कितनी है, 15 इंटू AB कहां से कहां तक है, AB है आपके पास 3 से लेकर 5 तक। तो 3 से लेकर 5 तक कितना हुआ, 2। AB की लेंथ कितनी है, 2 प्लस क्या बोला गया है, DC की लेंथ कितनी है, DC की लेंथ है 3 से लेकर 7 तक। तो ये कितना हो जाएगा, 4। तो आपके पास क्या आ गया, ये हाफ इंटू 15 इंटू 6। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ये कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 45 मीटर। तो कितना डिस्टेंस आप ट्रेवल कर लोगे, 45 मीटर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन का। तो ये आपके पास 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन था। नेक्स्ट है आपके पास, डिफरेंशिएट बिटवीन द टर्म्स सुपरसोनिक एंड अल्ट्रासोनिक। तो ये मैंने आपको सेपरेटली बताया था साउंड चैप्टर में कि सुपरसोनिक और अल्ट्रासोनिक के बीच में डिफरेंस क्या क्या होता है। अल्ट्रासोनिक इज द टर्म यूज्ड फॉर द साउंड वेव्स हैविंग फ्रीक्वेंसी अबव 20 किलोहर्ट्ज। याद है आपको कि अगर 20 किलोहर्ट्ज से ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी किसी भी साउंड वेव की, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, अल्ट्रासोनिक। वाइल सुपरसोनिक इज द टर्म यूज्ड फॉर द ऑब्जेक्ट्स विच आर मूविंग विद द वेलोसिटी हायर देन द वेलोसिटी ऑफ साउंड। जो साउंड की स्पीड से ज्यादा स्पीड से मूव कर रहे हैं जो ऑब्जेक्ट्स, उनको हम क्या बोलते हैं, सुपरसोनिक। आपने नाम सुना होगा, जैसे सुपरसोनिक जेट्स होते हैं, फाइटर प्लेन्स होते हैं, सुपरसोनिक फाइटर प्लेन्स। तो इनकी स्पीड क्या होती है, साउंड की स्पीड से ज्यादा होती है। तो ऑब्जेक्ट्स विच आर मूविंग विद द स्पीड ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड आर नोन एज सुपरसोनिक, while the ultrasonic is the sound having the frequency greater than 20 किलोहर्ट्ज। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। और दूसरा क्या है, स्टेट 2 यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड के 2 यूजेस क्या क्या होते हैं। तो अल्ट्रासाउंड के मैंने आपको बहुत सारे यूजेस बताए थे, जैसे बैट्स होते हैं, बैट्स अवॉइड द ऑब्स्टेकल इन देयर पाथ बाय प्रोड्यूसिंग द अल्ट्रासाउंड। तो वो क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड को प्रोड्यूस करते हैं और उसको सुन के पता करते हैं कि उनके रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल है या नहीं, तो उससे बच जाते हैं। उसके अलावा दे आर यूज टू डिटेक्ट द डिफेक्टिव पार्ट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट लाइक क्रैक और कैविटी। मान लेते हैं आपके पास क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है, ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हम अल्ट्रासोनिक सेंड करते हैं, इसके अंदर कोई क्रैक हुआ या कैविटी हुई तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर की कैविटी और क्रैक के बारे में अल्ट्रासाउंड से पता चल जाता है। तो ये तो इसके यूजेस हो गए। इसके अलावा और भी बहुत सारे यूजेस हैं, आप पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, स्टेट 3 फैक्टर्स ऑन विच स्पीड ऑफ द साउंड डिपेंड्स। तो कौन कौन से 3 फैक्टर्स हैं जिन पे स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करती है, ये आपको बताना है। तो मैंने आपको बहुत सारे फैक्टर्स के बारे में बताया था
जिन पे स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करती है। तो सबसे पहला मैंने आपको बताया था कौन कौन सा फैक्टर है। सबसे पहला आपको मैंने बताया था टेम्परेचर, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है स्पीड ऑफ साउंड। दूसरा फैक्टर मैंने आपको बताया था दैट इज ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करती है। तीसरा डेंसिटी ऑफ द मीडियम, तो ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करती है, साथ ही साथ डेंसिटी ऑफ मीडियम पे डिपेंड करती है। तो आपको यहाँ पे 3 फैक्टर्स के बारे में बताना था, राइट। उसके अलावा और भी फैक्टर्स होते हैं जैसे स्पीड ऑफ विंड हो गई। ये मेन हमारे पास 3 फैक्टर्स हैं जिन पे डिपेंड करती है स्पीड ऑफ साउंड। तो टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करते हो, ध्यान रखिए, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो उसकी वजह से जो स्पीड ऑफ साउंड है वो भी इंक्रीज हो जाती है। ह्यूमिडिटी अगर आप इंक्रीज करते हो तो उससे साउंड की स्पीड क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और तीसरा है आपके पास डेंसिटी ऑफ द मीडियम, तो डेंसिटी अगर आप इंक्रीज करते हो तो उससे साउंड की स्पीड क्या हो जाती है, उससे साउंड की स्पीड कम हो जाती है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपके पास द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 320 मीटर पर सेकेंड एंड इन वाटर इज 1600 मीटर पर सेकेंड। इट टेक्स 2.5 सेकेंड फॉर साउंड टू रीच इन अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स प्लेस्ड इन एयर। तो एयर में कितना टाइम लगता है, 2.5 सेकेंड लगता है। फाइंड दिस डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का आपको फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड, स्पीड को हम v से डिनोट करते हैं इनटू टाइम, टाइम क्या है t। तो फर्स्ट केस में किस में दिया हुआ है, एयर में, तो स्पीड कितनी दी हुई है, डिस्टेंस आप कैलकुलेट कर लोगे। स्पीड आपको दी है 320 मीटर पर सेकेंड इंटू टाइम आपको दिया हुआ है 2.5, तो 320 इंटू 2.5, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 800 मीटर। तो आप यहां से डिस्टेंस कैलकुलेट कर चुके हो, तो पहले क्वेश्चन का आपको आंसर मिल गया। दूसरा क्वेश्चन आपको दिया गया है हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर साउंड टू ट्रेवल सेम डिस्टेंस व्हेन द सोर्स इज वाटर। तो डिस्टेंस तो सेम ही है, आपको टाइम कैलकुलेट करना है। तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाएगा आपके पास टाइम, तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ से, टाइम डिस्टेंस देखिए किसमें बोला है, वाटर में। तो वाटर में आपको डिस्टेंस क्योंकि सेम है दिया हुआ है दैट इज 800 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, स्पीड कितनी दी है वाटर में, स्पीड है वाटर में 1600, तो 800 डिवाइडेड बाय 1600 दैट इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड आपको टाइम लगेगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है द डायग्राम बिलो शोज pins suspended from the same magnet to their maximum limit in 2 different cases. State with reason whether the set of pins A or the set of pins B are made of soft iron. Also define the magnetic process which enables us to suspend the pins one below other. तो सबसे पहला आपको ये बताना है कि स्टेट सेट ऑफ पिन ए या फिर बी कौन सा सॉफ्ट आयरन से बना हुआ है। तो देखो पिन्स ए, यहाँ पे देखिए एक पिन यहाँ पे हो गई आपके पास, दूसरी पिन यहाँ पे हो गई और तीसरी पिन यहाँ पे हो गई, जबकि बी में केवल 2 ही पिन्स हैं। तो आपको पता है कि जो सॉफ्ट आयरन होता है, सॉफ्ट आयरन की प्रॉपर्टी क्या होती है, इट इज मैग्नेटाइज्ड वेरी इजीली। जो ये इंडक्शन होता है इसमें इजीली क्या हो जाता है, मैग्नेटाइज हो जाता है। तो इसलिए बहुत सारी पिन्स आप एक के बाद एक सस्पेंड कर सकते हो। तो यहाँ पे ज्यादा सस्पेंशन किस में हो रहा है, ए में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पिन्स ए, कि पिन्स ए आर मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन, पिन्स ए सॉफ्ट आयरन से बनी होंगी। और रीजन क्या है, बिकॉज सॉफ्ट आयरन इज मैग्नेटाइज। जो सॉफ्ट आयरन होता है ये क्या हो जाता है, इजीली मैग्नेटाइज हो जाता है। इट गेट्स द मैग्नेटिज्म इजीली व्हेन इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द परमानेंट मैग्नेट। जब भी वो किसी मैग्नेट के कांटेक्ट में आता है तो इसमें मैग्नेटिज्म क्या हो जाता है, इजीली आ जाता है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, आगे इसमें लिखा हुआ है, रीजन तो आपने बता दिया। ऑल्सो डिफाइन द मैग्नेटिक प्रोसेस विच इनेबल्स अस टू सस्पेंड द पिन्स वन बिलो अदर। तो ये कौन सा मैग्नेटिक प्रोसेस है जिससे ये एक दूसरे के नीचे आते हैं, एक दूसरे के नीचे सस्पेंड हो जाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, इस प्रोसेस का नाम क्या है, दैट इज नोन एज मैग्नेटिक इंडक्शन। जिसकी वजह से ये होता है, कौन सा प्रोसेस है, दैट इज नोन एज मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन हमने सबसे पहले पढ़ा था जब हमने मैग्नेटिज्म पढ़ा था। तो मैग्नेटिक इंडक्शन ये प्रोसेस है जिसकी वजह से ये क्या हो जाते हैं, मैग्नेटाइज हो जाते हैं। तो व्हाट इज द मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन इज द process in which a piece of soft iron or piece of iron acquires the magnetic properties due to presence of a magnet। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाते हैं, ये मैग्नेटिज्म एक्वायर कर लेता है। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि कैसे
ये मैग्नेटाइज होता है और क्यों यहाँ पे ज्यादा पिन सस्पेंड हो रही है, जबकि बी में केवल 2 ही पिन सस्पेंड हो रही है, तो ये सॉफ्ट आयरन नहीं होगा, ए वाला सॉफ्ट आयरन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, डिफाइन अ सेकेंडरी सेल। तो एक सेकेंडरी सेल क्या होता है? अ सेकेंडरी सेल इज द सेल which can be reused again and again by recharging as a reversible chemical reaction takes place in it। तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन इसमें होती है, तो रिचार्ज करके दोबारा से आप इसको चार्ज करते हो और ये रिएक्शन क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है और आप इसको फिर से यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है आपके पास, गिव वन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी सेल। आपको सेकेंडरी सेल का एक एग्जांपल बताना है। तो इन्वर्टर्स में जो हम लोग यूज करते हैं, इन्वर्टर की बैटरी, ये क्या एक सेकेंडरी सेल है। लैपटॉप्स की बैटरी इज अ सेकेंडरी सेल। उसके अलावा आपके मोबाइल फोन्स की जो बैटरीज होती हैं वो भी क्या है, सेकेंडरी सेल्स हैं। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, स्टेट वन एडवांटेज ऑफ सेकेंडरी सेल ओवर द प्राइमरी सेल। तो ये तो बहुत सिंपल है कि प्राइमरी सेल वंस एग्जॉस्टेड कैन नॉट बी यूज्ड अगेन। तो एक बार आपने इसको खत्म कर दिया, एक बार एग्जॉस्ट हो गया, दोबारा आप इसको यूज नहीं कर सकते हो। वाइल द सेकेंडरी सेल कैन बी रीयूज्ड अगेन एंड अगेन बाय रिचार्जिंग इट। इसको रिचार्ज करते रहो, दोबारा से चार्ज करो, फिर से आप इसको यूज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, डिफाइन अ न्यूट्रल पॉइंट। तो न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है? तो ध्यान रखिए, अ न्यूट्रल पॉइंट इज अ पॉइंट वेयर द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैग्नेट इज इक्वल टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है किसका, अर्थ का और किसी मैग्नेट का, दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। ध्यान रखिए डायरेक्शन सेम नहीं होती है। तो न्यूट्रल पॉइंट्स आर दोज पॉइंट वेयर द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ मैग्नेट एंड अर्थ आर इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन इज नोन एज अ न्यूट्रल पॉइंट। तो ध्यान रखिए वहां पे क्या होता है, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है अर्थ का उसकी एक डायरेक्शन होती है, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है किसका, उस मैग्नेट का, उसकी दूसरी डायरेक्शन होती है। तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, दोनों एक दूसरे को अपोज करते हैं। तो वहां पे नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, एक न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, इन द डायग्राम बिलो ए बी इज अ मैग्नेट एंड सी डी इज आयरन बार। तो ए बी क्या है, एक मैग्नेट है, और सी डी क्या है, आयरन बार है। अब आगे कह रहा है, स्टडी द डायग्राम एंड डिटरमाइन द पोलैरिटीज एट द एंड ए बी एंड डी। तो ए बी और डी की आपको पोलैरिटी पता करनी है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ये आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपको दिख रही है। तो इसका मतलब आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ से कहाँ जाती है, नॉर्थ टू साउथ। इसका मतलब ए क्या है, ए इज नॉर्थ पोल, राइट। इसकी पोलैरिटी आपको पता चल गई। और बी क्या होगा फिर, साउथ पोल। और आपने यहाँ पे आयरन बार रखा हुआ है, तो आपको पता है नॉर्थ के नजदीक कौन आता है, नॉर्थ के नजदीक आता है साउथ। तो सी में क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा, और डी में क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। तो इस तरीके से आप पोलैरिटी सबकी बहुत इजीली पता कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द एरिया ऑफ अ पिस्टन इन अ हाइड्रोलिक मशीन आर 6 सेंटीमीटर एंड 576 सेंटीमीटर। व्हाट फोर्स ऑन द स्मॉलर पिस्टन विल सपोर्ट अ लोड ऑफ 1152 न्यूटन ऑफ द लार्ज पिस्टन। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि कितना फोर्स जो होगा स्मॉलर पिस्टन पे आपको लगाना पड़ेगा, ताकि जो बड़ा वाला पिस्टन है उसमें 1152 न्यूटन का वो फोर्स क्या कर सके, सपोर्ट कर सके। तो यहाँ पे क्योंकि आपको पता है जो भी हाइड्रोलिक मशीन होती है ये पास्कल्स लॉ पे डिपेंड करती है। तो पास्कल लॉ क्या कहता है, प्रेशर सब जगह सेम होता है। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको, यहाँ पर आपको छोटे का एरिया दिया हुआ है, दैट इज A1। A1 आपको दिया हुआ है, A1 मान लेते हैं इसको, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये छोटे वाले पिस्टन का क्रॉस सेक्शनल एरिया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसी तरीके से आपको बड़े पिस्टन के लिए भी दिया हुआ है, दैट इज उसको हम कंसिडर कर सकते हैं A2। तो A2 की वैल्यू जो आपको दी है दैट इज 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा आपको क्या बोला गया है, जो छोटे वाले पिस्टन पे जो फोर्स है वो कितना लगाना पड़ेगा आपको। तो F1 कितना चाहिए आपको, नहीं पता। F2 आपको बोला गया है, F2 कितना है, F2 इज इक्वल टू 1152 न्यूटन। इतना आपको F2 की वैल्यू दी गई है। तो यहाँ पे आपको पास्कल्स लॉ यूज करना है। वो क्या होता है, दैट इज F1 बाय A1 इज इक्वल टू F2 बाय A2। ये आपको ऑलरेडी फॉर्मूला पता है, ये हो गया आपका पास्कल्स लॉ। तो यहाँ से आप F1 पता कर सकते हो। F1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A1 को आप इधर लेके आ जाइए, तो क्या हो जाएगा, A1 बाय A2
इंटू F2, तो A1 F2 हो जाएगा A1 F2 बाई A2। तो बस आपको अब मल्टीप्लाई करना है और आपको आंसर मिल जाएगा। A1 आपको गिवन है दैट इज 6 इंटू F2 आपको दिया हुआ है दैट इज 1152 डिवाइडेड बाय 576। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा 2, तो यहाँ से आप F1 की वैल्यू लिख सकते हो। F1 इक्वल टू आ रहा है आपके पास 6 इंटू 2 दैट इज 12 न्यूटन। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आपका आंसर क्या है यहाँ पे 12 न्यूटन। तो दिस इज योर आंसर, जिसको आप बहुत इजीली पता कर सकते हो। बहुत सिंपल सा आपके पास क्वेश्चन था 3 मार्क्स के लिए। आगे दिया हुआ है स्टेट द एजम्पशन मेड इन द अबव कैलकुलेशन। एक एजम्पशन आपको बताना है जो आपने लिया है इस कैलकुलेशन में। तो एजम्पशन हम क्या लेंगे यहाँ पे, एजम्पशन क्या होगा, जो फ्रिक्शनल फोर्सेज होंगे, फ्रिक्शनल फोर्सेज आर नेग्लेक्टेड। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होगा उसको आप क्या कर रहे हो, नेग्लेक्ट कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास डिफाइन ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग इज द इंक्रीज इन द एवरेज इफेक्टिव टू वेज बाय विच ग्लोबल वार्मिंग इम्पैक्ट्स ऑन द लाइफ ऑन द अर्थ। तो किस तरीके से ये इम्पैक्ट करती है लाइफ ऑन द अर्थ। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया, बहुत डिटेल्स में हमने डिस्कस किया है कि कैसे ये इम्पैक्ट करती है, कैसे असर डालती है। तो बहुत सारे पॉइंट्स आप इसमें लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल माइग्रेशन ऑफ पीपल एंड एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू कंफर्टेबल प्लेस मान लेते हैं, जहां पे क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो टेम्परेचर है वो बढ़ेगा, तो जहां पे ज्यादा गर्मी होगी वहां से लोग थोड़ा सा कंफर्टेबल जगहों पे भागेंगे। द सेकंड इज इकोलॉजी चेंज। जो चेंज इन इकोलॉजी है, वर्ल्ड की इकोलॉजी चेंज होगी क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो इकोलॉजी में चेंज हो गई। देन द डेथ्स, द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डेथ्स ड्यू टू हीट, तो डेथ भी क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। उसके अलावा चेंज इन द सीजन्स ऑफ द प्लांट्स, जो ब्लूमिंग सीजन्स होते हैं प्लांट्स के उनमें भी चेंज हो जाएगा, और जो कि आप देख ही रहे हो लगभग होते जा रहा है धीरे धीरे स्लोली। उसके अलावा जो रीजनल क्लाइमेट है ये चेंज होते जाता है, लेकिन आपको केवल 2 ही वेज लिखने हैं। तो बहुत सारे वेज हैं जिनमें ये इम्पैक्ट करता है हमारी लाइफ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कंप्लीट द पाथ ऑफ द रे ए बी ओवर प्लेन मिरर M1 एंड M2 एंड लेबल द एंगल ऑफ इंसिडेंसेस। तो आपको M1 और M2 जो मिरर है उस पे आपको एंगल को भी लेबल करना है और साथ ही साथ ये पाथ को भी कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ए बी जो रे है वो यहाँ से यहाँ आ रही है, राइट। और अब ये कहाँ जाएगी, तो ये एंगल आपको दिया हुआ है 45 डिग्री। ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ये आपको गिवन है। तो आपको पता है जिस एंगल पे ये आती है, ये एंगल अगर 45 डिग्री होगा तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपके पास 45 डिग्री। तो आपको पूछा गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको क्या करना है, लेबल करना है। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा आपका, ध्यान रखिए ये वाला आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, ये वाला नहीं होता है। आपको मैंने पहले भी ये चीज बताई है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर्चुनेटली यहाँ पे कितना है 45 डिग्री ही रहेगा। ये रे सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी, तो ऐसे में ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये इस तरीके से ये जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा, ये भी होगा 45 डिग्री। ध्यान रखिए मैं यहाँ पे क्लियरली नहीं लिख रहा हूँ, ये एंगल भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री। देन यहाँ पे ये सेकंड मिरर है M2, इसको पूरा कंप्लीट करना है आपको। तो यहाँ पे क्योंकि आपको पता है ये नॉर्मल होता है, तो ये वाला जो एंगल होगा ये क्या हो जाएगा, दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस ये वाला हो जाएगा। दिस इज अगेन कितना होगा 45 डिग्री ही होगा। क्यों 45 डिग्री होगा, यहाँ पे क्योंकि देख सकते हो आप ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो ये भी क्या होगा एक 45 डिग्री का एंगल हुई होगा। और अगेन ये रिफ्लेक्ट होगी इस तरीके से। तो ये ओवरऑल पाथ हो गया, लाइट रे ऐसे आएगी, ऐसे जाएगी, फिर यहाँ से इधर को चली जाएगी पैरेलल। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा। और सारे एंगल यहाँ पे 45 के होंगे। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सेकंड के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस अगेन 45 और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 45। तो ये कंप्लीट पाथ हो गया इसका। 4 मार्क्स का आपके पास एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपके पास, व्हाई डज अ पीस ऑफ स्टील सिंक इन वाटर बट फ्लोट इन मर्क्यूरी। जो स्टील का एक पीस होता है, आप इसको वाटर में डुबाते हो तो वाटर में तो डूब जाता है, मर्क्यूरी में नहीं डूबता है। क्यों, मर्क्यूरी भी लिक्विड होता है लेकिन इसमें नहीं डूबता है, क्योंकि द कंडीशन वेदर अ सब्सटेंस, वेदर अ सॉलिड फ्लोट्स और सिंक्स डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी। आपको पता है अगर सॉलिड की डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ सॉलिड जो होगी, डेंसिटी ऑफ सॉलिड अगर ज्यादा होती है डेंसिटी ऑफ
लिक्विड से, तो ये क्या हो जाएगा, ये सिंक हो जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर डेंसिटी ऑफ लिक्विड अगर ज़्यादा होती है डेंसिटी ऑफ सॉलिड से, तो ये क्या करेगा, ये फ्लोट करेगा। तो यहाँ पे क्या कहोगे आप, बिकॉज द डेंसिटी ऑफ वाटर, यहाँ पे लिक्विड वाटर है अगर, इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ स्टील, बट द डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ स्टील, देयरफॉर इट फ्लोट्स इन मर्क्यूरी। तो अगर किसी भी लिक्विड में आपको फ्लोट करवाना है तो लिक्विड की डेंसिटी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है, इफ अ बाउल formed from the same steel piece then it floats in water। अगर सेम स्टील पीस से आप क्या करते हो, किसी बाउल को क्या करते हो, बनाते हो, तो ये बाउल जो होगा ये क्या करेगा, फ्लोट करेगा वाटर में, ये डूबेगा नहीं। इसका रीजन क्या है, तो इसको हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। क्योंकि आपको पता है जो बाउल होगा वो कुछ इस तरीके का शेप होता है इसका, तो ये अंदर से क्या होता है, इट इज हॉलो, और इसके अंदर क्या होती है, एयर फिल्ड होती है। तो आप कह सकते हो बिकॉज द शेप ऑफ द बाउल इज हॉलो फ्रॉम इनसाइड, देयरफॉर क्योंकि अंदर इसके क्या होती है, एयर होती है, इट्स एवरेज डेंसिटी। तो क्योंकि यहाँ पे केवल डेंसिटी हम किसकी नहीं लेंगे, केवल स्टील की नहीं लेंगे, स्टील के साथ किसकी लेंगे, जो एयर होगी इसके साथ। तो एवरेज डेंसिटी जो होगी एयर और स्टील की इज लेस देन दैट ऑफ द डेंसिटी ऑफ वाटर, देयरफॉर इट फ्लोट्स इन द वाटर। तो ये इसका रीजन हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द डायग्राम बिलो शोज अ फ्रोजन पॉन्ड इन द कोल्ड रीजन, स्टेट द एक्सपेक्टेड टेम्परेचर एट ए एंड बी। तो यहाँ पे पॉइंट ए है, यहाँ पे आपको कोई फ्रोजन पॉन्ड है, ऊपर से ये फ्रीज हो रखा है, नीचे लिक्विड है, तो आपको एक्सपेक्टेड टेम्परेचर बताना है ऊपर का और नीचे का। तो आपको पता है नीचे की जो डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, तो नीचे क्या होता है 4 डिग्री सेल्सियस होगा लगभग, और ऊपर एयर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस है, तो ऊपर का टेम्परेचर लगभग क्या होगा 0 डिग्री सेल्सियस जो वाटर होगा। उसके अलावा आपको क्या बोला गया है, नेम द फिनोमेनन रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज टेम्परेचर मेंशन इन द पार्ट। तो यहाँ पे कौन सा फिनोमेनन है, इस फिनोमेनन को हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज एनोमेलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। तो एनोमेलस एक्सपेंशन जो होता है आपको मैंने बताया था, इसमें क्या होता है, एनोमेलस एक्सपेंशन में क्या होता है, यहाँ पे जो वाटर की जो डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम कहाँ पे होती है, 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है। तो 4 डिग्री सेल्सियस का वाटर क्योंकि इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है तो नीचे रहेगा, तो पॉइंट बी पे इसीलिए इसका टेम्परेचर क्या होगा 4 डिग्री सेल्सियस होगा। और ये धीरे धीरे उसके बाद कूल कहाँ से होना शुरू होगा, क्योंकि जो 0 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर होगा उसकी डेंसिटी कम होगी तो ये ऊपर रहेगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, एनोमेलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अ मेटल पीस वेज 200 ग्राम फोर्स इन एयर एंड 150 ग्राम फोर्स व्हेन कंप्लीटली इमर्ज्ड इन वाटर। तो आपको बताना है कैलकुलेट द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द मेटल पीस। तो मेटल पीस की आपको रिलेटिव डेंसिटी बतानी है क्या होगी। तो यहाँ पे आपको मेटल पीस का वेट, इसको हम मान लेते हैं W1, वेट ऑफ मेटल पीस इन, आप पूरा लिखिए इसको, वेट ऑफ मेटल पीस इन एयर W1, मैं W1 से डिनोट कर रहा हूँ इसको, दैट इज 200 ग्राम फोर्स। उसके अलावा दूसरी चीज क्या दी गई है आपको, वेट ऑफ मेटल पीस इन वाटर, दैट इज W2। तो W2 आपको कितना दिया हुआ है, दैट इज 150 ग्राम फोर्स, राइट। तो यहाँ से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, अब थ्रस्ट कैलकुलेट कर सकते हो। अब थ्रस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि कंप्लीटली इमर्ज हो जाता है, तो अब थ्रस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, W1 माइनस W2, ये क्या हो जाएगा अब थ्रस्ट। तो दैट विल बी इक्वल टू 200 माइनस 150। तो यहाँ से आपके पास अब थ्रस्ट जो आता है, अब थ्रस्ट इक्वल टू 50 ग्राम फोर्स। अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, देखिए हमको पूछा गया रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी जो होती है, रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट ऑफ मेटल पीस जो होगा, वेट ऑफ मेटल पीस कितना है 200 ग्राम फोर्स डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो वेट ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर, कितना वेट उसने वाटर का रिप्लेस किया है, जितना आपका अब थ्रस्ट होता है, ध्यान रखिए, डिवाइडेड बाय आप लिख सकते हो 50। तो ये कितना आ जाएगा, रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू 4। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि रिलेटिव डेंसिटी का, क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है, रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी का मतलब क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। और ये डेंसिटी जो होती है आप कह सकते हो दैट इज ऑल्सो इक्वल टू वेट ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो सेम वॉल्यूम क्यों होगा, क्योंकि ये उतना ही वॉल्यूम रिप्लेस करेगा वाटर का जब आप इसको पानी में डुबाओगे, और कितना वेट होगा उस पानी का, जो तो आपको पता है सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस करेगा जितना इसका वॉल्यूम होगा, तो ये वेट किसके इक्वल होता है, अब थ्रस्ट के इक्वल होता है। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 10, इसका ए पार्ट है,
कॉपी एंड कंप्लीट द फॉलोइंग रे डायग्राम टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट की इमेज ऑब्टेन करनी है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है बियॉन्ड सी डायग्राम बन रहा है। तो चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कंप्लीट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, तो एक लाइट रे को आप क्या करते हो, पैरेलल भेजते हो। तो इसको हम पैरेलल भेजते हैं। तो कॉनकेव मिरर है, ध्यान रखिए कॉनकेव मिरर है। तो कहाँ से जाएगा, ये फोकस से जाएगा। ये आपको ठीक से नहीं बनाया यहाँ पे। तो कॉनकेव मिरर कुछ इस तरीके का उसका शेप होगा। तो ये कहाँ से जाती है वापस, ये जाती है फोकस से होते हुए। तो रे इस तरीके से जाएगी। दूसरा आप कहाँ से भेज सकते हो, दूसरा आप चाहो तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेज सकते हो, चाहे तो आप फोकस से भेज सकते हो। तो मैं भेजता हूँ इसको फोकस से। तो ये कहाँ से होते हुए जाएगी, ये जाएगी पैरेलल। तो ये इस तरीके से जाएगी वापस। तो इमेज आपकी कहाँ पे बनेगी, यहाँ पे। लाइट रे इस तरीके से गई और रिफ्लेक्टेड रे, तो रिफ्लेक्टेड रे इस पॉइंट पे मीट कर रही है। तो ये आपकी कहाँ बनेगी, यहाँ पे इमेज बन गई। तो इस तरीके से आप इस रे डायग्राम को कंप्लीट कर सकते हो। तो आपको ऑलरेडी पता भी है, ये जस्टिफाई भी हो रहा है कि बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर आप ऑब्जेक्ट रखते हो तो इमेज आपकी कहाँ पे बनती है, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहीं पे कहीं बनती है और बन भी वहीं पे रही है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट दी वेट 20 सेंटीमीटर इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 48 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ मिरर ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। If the mirror forms virtual diminished image of the object, then calculate the distance of the image from the mirror। और दूसरा बोला गया है its magnification। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है आपको, ऑब्जेक्ट की हाइट दी गई है। तो ऑब्जेक्ट की हाइट को किससे डिनोट करते हो आप, O से। तो O इक्वल टू कितना दिया गया आपको, 20 सेंटीमीटर। इसके अलावा आपको क्या दिया गया हुआ है, is kept at the distance of 48 सेंटीमीटर। तो u दिया गया है आपको। तो u इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस, क्योंकि आपको पता है u हमेशा नेगेटिव लेते हैं हम। तो माइनस 48 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या दिया गया है आपको, फोकल लेंथ दी गई है आपको f इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। f पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा वो कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा यहाँ से, वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रही है। अब दिख रहा है आपको कि वर्चुअल और डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म हो रही है। तो f का आपको यहाँ से पता चल जाएगा, क्योंकि फोकल लेंथ कितनी है, 12 सेंटीमीटर है, और वर्चुअल और डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म हो रही है जबकि ऑब्जेक्ट ज़्यादा दूर रखा गया है। तो दो तरीके के आपको पता है मिरर होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। कॉन्वेक्स के केस में हमेशा क्या बनती है, वर्चुअल बनती है। कॉनकेव के केस में कब बनती है वर्चुअल, केवल जब जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है वो फोकल लेंथ से कम होता है। तो यहाँ पे तो ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव ही आएगा। एफ की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव आएगी, क्योंकि यहाँ पे कौन सा मिरर होगा, टाइप ऑफ मिरर आपको समझ जाना चाहिए। यहाँ पे कौन सा मिरर होगा, यहाँ पे होगा ये कॉन्वेक्स मिरर। तो एफ की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 12 सेंटीमीटर। तो अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। तो आप फॉर्मूला यूज कर लीजिए। फॉर्मूला क्या यूज करोगे, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ये किसकी वैल्यू आ गई, 1/f की। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कीजिए। तो 1/f की वैल्यू क्या है, 12 इज इक्वल टू 1/u की वैल्यू है -48 प्लस 1/v। तो यहाँ से हो जाएगा 1/v इक्वल टू 1/12 प्लस 1/48। तो आप यहाँ से v की कैलकुलेट कर सकते हो वैल्यू। 1/v इक्वल टू कितना हो जाएगा, 48 इसका एलसीएम होता है। तो ये हो जाएगा 48 और यहाँ पे हो जाएगा 4 + 1। तो यहाँ से हो जाएगा 1/v इक्वल टू 5/48। तो आप v की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। v इक्वल टू कितना हो जाएगा, 48/5 और दैट इज इक्वल टू 9.6 सेंटीमीटर। तो ये आपको मिल गई वैल्यू v की, और ये पॉजिटिव आ रही है। तो इसका मतलब कहाँ इमेज बनेगी, बिहाइंड द मिरर। तो ये क्या हो जाएगा 9.6 सेंटीमीटर, और पोजीशन अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, बिहाइंड द मिरर। अब अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, पहला तो आपने डिस्टेंस पता कर लिया, दूसरा पूछा गया मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन आपको ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो दे दिया गया है। तो मैग्निफिकेशन आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो फॉर्मूला, क्योंकि हमको यहाँ पे इमेज का साइज नहीं पता है। तो मैग्निफिकेशन का हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। m इक्वल टू होता है -v/u। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, -v, दैट इज -9.6 डिवाइडेड बाय u आपको पता है दैट इज -48। तो यहाँ से आप माइनस माइनस कैंसिल कर दोगे, दैट इज इक्वल टू 0.2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका मैग्निफिकेशन 0.2। तो 0.2 शो कर रहा है कि इरेक्ट इमेज फॉर्म हो रही है। तो यहाँ पे सब कुछ उसने बताया, वर्चुअल डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म हो रही है। तो यहाँ से हमको मैग्निफिकेशन भी इसका मिल गया। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है लास्ट क्वेश्चन, दैट इज स्टडी द डायग्राम बिलो एंड आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स लेबल्ड ए बी एंड सी। तो ए बी और सी को आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। तो ये वाला ए नहीं, ये तो अमीटर है, यहाँ पे ए का मतलब अमीटर है। ये है आपके पास ए, ये आपको दिया हुआ है बी और ये आपको दिया हुआ है सी। तो मैं आपको ऑलरेडी सिंबल्स के बारे में बता चुका हूँ। ए क्या है, ए एक स्विच है, तो ए इज अ स्विच। उसके अलावा बी ये रहा, तो बी क्या शो कर रहा है, बी इज रेजिस्टेंस, ये क्या है हमारे पास रेजिस्टेंस है। और तीसरी चीज दी है आपको सी क्या है, एक सेल है, राइट। तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा यहाँ से, तो इसलिए आपको सिंबल्स के बारे में पता होना चाहिए, ये आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में। दूसरा लिखा हुआ है आपको स्टेट वेदर द सर्किट गिवन बिलो ओपन और क्लोज। तो आपको पता है स्विच, यहाँ पे देखिए ये है, स्विच से पता चलता है सर्किट ओपन है या क्लोज है। तो यहाँ पे ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट में स्विच कैसा होता है, कुछ इस तरीके से होता है। और अगर यही क्लोज होता तो ये सर्किट ये इस तरीके से बनता, तो तब ये स्विच क्या होता, ये सर्किट क्लोज होता। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि आंसर क्या होगा इसका, द सर्किट इज ओपन, ये ओपन सर्किट है न कि क्लोज। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो ये है आपका क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन पेपर से आपको हेल्प जरूर मिलेगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट्स में क्वेश्चन पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।